प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के अध्याय 5 यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय की प्रश्नावली 5.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको अध्याय 5 के सभी एमसीक्यू, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे और याद रहेंगे। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बच्चों, ये प्रश्न 1 में हमसे पूछा है ठोसों से बिंदुओं तक 3 चरण है। ठोसों से बिंदुओं तक जाने के कौन से 3 चरण हैं? विकल्प ए है ठोस, पृष्ठ, रेखाएं, बिंदु। विकल्प बी है ठोस, रेखाएं, पृष्ठ, बिंदु। विकल्प सी है रेखाएं, बिंदु, पृष्ठ, ठोस। विकल्प डी है रेखाएं, पृष्ठ, बिंदु, ठोस। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से, चारों ऑप्शन में से करेक्ट विकल्प, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों और बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जाना है ठोस से बिंदु की तरफ। तो ठोस इस तरह का होता है। ठोस के जो चारों तरफ है वो क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। ठोस जो है चारों तरफ से पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो पृष्ठ इस तरह का होता है, सरफेस जिसे बोलते हैं। सरफेस के चारों तरफ क्या होती है? रेखाएं होती हैं। सरफेस के चारों तरफ रेखाएं होती हैं, यानी कि पृष्ठ के चारों तरफ रेखाएं होती हैं। तो पृष्ठ के चारों तरफ क्या होता है? रेखाएं होती है। पृष्ठ रेखाओं से मिलकर बना होता है। और रेखाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? बिंदु से मिलकर बनी होती हैं। बिंदु से मिलकर रेखाएं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं ठोसों से बिंदुओं तक के 3 चरण कौन से हैं? ठोस से पृष्ठ, पृष्ठ से रेखाएं और रेखाएं से बिंदु। कौन सा विकल्प हमें दे रहा है? ये देखिए, विकल्प ए दे रहा है ठोस से पृष्ठ, पृष्ठ से रेखाएं, रेखाएं से बिंदु। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प ए, ऑप्शन ए, जो है ठोस, पृष्ठ, रेखाएं, बिंदु। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, विकल्प ए, ठोस, पृष्ठ, रेखाएं, बिंदु। तो विकल्प ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये प्रश्न 2 में हमसे पूछा है एक ठोस की विमाओं की संख्या है। एक जो ठोस होता है उसमें कितनी विमाएं होती हैं, कितनी डायमेंशंस होती हैं? विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 0, 0। तो हमें बताना है एक ठोस में कितनी डायमेंशंस होती हैं, कितनी विमाएं होती हैं। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 0 होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ईजी वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठोस इस तरह का होता है, हम जानते हैं। और इस ठोस की कितनी विमाएं होती हैं बच्चों? 3 विमाएं होती हैं। देखो, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है। तो एक ठोस की जो है 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन होता है। आपने सुना होगा 3D मूवीज, यानी कि 3 डायमेंशनल मूवीज। तो ठोस की भी 3 विमाएं होती हैं, एक्स, वाई और जेड। या कह लें ठोस की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। देखो, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो लंबाई एक विमा हो गई, चौड़ाई दूसरी विमा हो गई और ऊंचाई तीसरी विमा हो गई। इस प्रकार ठोस की जो है वो 3 विमाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस की कितनी विमाएं होती हैं? 3। कौन सा विकल्प हमें 3 दे रहा है? विकल्प सी दे रहा है 3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प सी, 3। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमसे पूछा है एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या है। हमें पूछा है जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, उसकी विमाओं यानी कि डायमेंशंस की संख्या कितनी है। विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। हमसे पूछ लिया गया है पृष्ठ की विमाओं की संख्या। तो पृष्ठ इस तरह का होता है हमारा कुछ कुछ। तो देखिए, पृष्ठ में कितनी विमाएं होती हैं। देखो, पृष्ठ की लंबाई होती है और पृष्ठ की जो है चौड़ाई होती है। या हम कह लें पृष्ठ में एक्स विमा होती है और वाई विमा होती है। तो एक्स और वाई कितनी विमाएं हो गई? 2 विमाएं हो गई। तो पृष्ठ में कितनी विमाएं हो गई? 2 विमाएं हो गई। पृष्ठ यानी कि सरफेस, सरफेस में कितनी विमाएं हैं? 2 विमाएं। विमाओं को डायमेंशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो 2D होता है सरफेस, 2 डायमेंशनल होता है। तो पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। कौन सा विकल्प हमें 2 दे रहा है? विकल्प बी दे रहा है 2। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प बी, 2। पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, या एक्स और वाई। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 4 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 4 में हमसे पूछा है एक बिंदु की विमाओं की संख्या है। एक बिंदु की कितनी विमाएं होती हैं? बिंदु की कितनी डायमेंशंस होती हैं?
विकल्प ए है 0, विकल्प बी है 1, विकल्प सी है 2, विकल्प डी है 3। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। हमें बताना है बिंदु में विमाओं की संख्या कितनी है। तो बच्चों हम जानते हैं जो बिंदु होता है सबसे सूक्ष्म होता है और उस बिंदु में कोई भी विमा नहीं होती है। और हम जानते हैं कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी है, 0 है, 0 है। तो प्रश्न पूछा है बिंदु में विमाओं की संख्या कितनी है, कितनी होती है, 0 होती है। बिंदु की कोई विमा नहीं होती है, बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, कौन सा विकल्प 0 दे रहा है, विकल्प ए दे रहा है 0। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प ए 0। आप याद रख लीजिए एक बिंदु की विमाओं की संख्या 0 होती है। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 5 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 5 में हमसे पूछा गया है यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया। यूक्लिड जो महान गणितज्ञ थे उनकी एक प्रसिद्ध कृति थी एलिमेंट्स, उसको उन्होंने कितने अध्यायों में विभाजित किया था। विकल्प ए है 13 अध्याय, विकल्प बी है 12 अध्याय, विकल्प सी है 11 अध्याय, विकल्प डी है 9 अध्याय। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट विकल्प, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है ये, परंतु यूक्लिड जी के बारे में है जो कि एक महान गणितज्ञ थे, इसलिए गणित में ये सवाल आया है। तो यूक्लिड जी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। लगभग 300 BC में यूक्लिड जो कि एक महान गणितज्ञ थे, उस समय तक ज्ञात गणित के संपूर्ण ज्ञान को एकत्रित किया था। तो उन्होंने क्या किया था, यूक्लिड ने जो गणित का संपूर्ण ज्ञान था उस समय, तो उसको एकत्रित किया, एक जगह लिखा और उसे एलिमेंट्स नामक अपनी प्रसिद्ध कृति के रूप में व्यवस्थित किया, और उसे व्यवस्थित किया अपनी एक एलिमेंट्स नाम की प्रसिद्ध कृति के रूप में। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को 13 अध्याय या कभी कभी 13 किताबें भी कहते हैं में विभाजित किया था। तो यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित किया था। तो कौन सा विकल्प हमें 13 अध्याय दे रहा है, विकल्प ए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प ए 13 अध्याय। एलिमेंट्स जो कृति थी यूक्लिड की उसको 13 अध्याय में विभाजित किया गया था। अगर विकल्प में किताबें विकल्प में दे रखी हैं तो 13 किताबें होगा इसका उत्तर, और अध्याय दे रखा है विकल्प में तो 13 अध्याय होगा। तो आप 13 जो नंबर है उसको याद कर लीजिए यूक्लिड के लिए। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 6 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 6 में हमसे पूछा गया है एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या है। जो कृति है यूक्लिड की एलिमेंट्स नाम की, उसमें साध्यों की कुल संख्या कितनी है ये हमसे पूछा है। विकल्प ए है 465, विकल्प बी है 460, विकल्प सी है 13, विकल्प डी है 55। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो यूक्लिड थे वो एक महान गणितज्ञ थे, इसलिए हमारे गणित की किताब में ये प्रश्न है। लगभग 300 BC में यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के संपूर्ण ज्ञान को एकत्रित किया तथा उसे एलिमेंट्स नामक अपनी प्रसिद्ध कृति के रूप में व्यवस्थित किया। तो यूक्लिड ने उस समय जितना भी गणित का ज्ञान था उसको एकत्रित किया और व्यवस्थित किया था अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स नामक। एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या 465 है। इस एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या कितनी है, 465 है। तो ये आपको याद रखना है। अब 465 जो है कौन सा विकल्प दे रहा है, विकल्प ए दे रहा है 465। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प ए 465। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रश्न 7 में हमसे पूछा है ठोसों की परिसीमाएं हैं। जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनकी परिसीमाएं कैसी होती हैं। विकल्प ए है पृष्ठ, विकल्प बी है वक्र, विकल्प सी है रेखाएं, विकल्प डी है बिंदु। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। हमसे पूछा है ठोसों की परिसीमाएं। परिसीमाएं मतलब बाउंड्री। तो देखो ठोस इस तरह के होते हैं, इन जो ठोस होते हैं कोई भी ठोस, उसकी परिसीमाएं कैसी होती है। देखो ये पृष्ठ है, आगे पीछे दाएं बाएं भी पृष्ठ है, ऊपर नीचे भी पृष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनकी परिसीमाएं क्या होती हैं, पृष्ठ होती हैं, यानी सरफेसेस होते हैं। तो ठोसों की परिसीमाएं क्या होती हैं, पृष्ठ होती हैं। अब कौन सा विकल्प हमें पृष्ठ दे रहा है, विकल्प ए दे रहा है पृष्ठ। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प ए पृष्ठ। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 8 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 8 में हमसे पूछा गया है पृष्ठों की परिसीमाएं हैं
पृष्ठ यानी कि सरफेस जो होते हैं उसकी परिसीमा यानी कि बाउंड्रीज क्या है हमें बताना है। विकल्प ए है पृष्ठ यानी कि सरफेस, विकल्प बी है वक्र यानी कि कर्व, विकल्प सी है रेखा यानी कि लाइंस, विकल्प डी है बिंदु यानी कि पॉइंट। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प, सही ऑप्शन कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और इसको समझ लीजिए नहीं तो गलती हो सकती है आपसे। बच्चों जो पृष्ठ होता है वो इस तरह का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि पृष्ठ जो है वो आयताकार या वर्ग के आकार का हो, इस तरह का भी पृष्ठ हो सकता है। अब देखिए इसकी जो सीमाएं हैं, दो तो रेखाएं दिख रही हैं और दो वक्र दिख रहे हैं। अब हमें कन्फ्यूजन हो गया कि इसका उत्तर वक्र होगा या रेखाएं होगा। तो अब इसके लिए समझ लेते हैं हम, सभी रेखाएं वक्र भी होती है, जो भी रेखाएं हैं वो वक्र भी होती हैं। रेखाओं को सीधा वक्र कहा जाता है, तो रेखाएं जो है हमेशा वक्र भी होती हैं। और ये जो लाल लाल है वो वक्र मिलाई है हमें, इसका मतलब पृष्ठों की परिसीमाएं क्या है, वक्र हो गई, क्योंकि रेखाएं भी वक्र ही होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वक्र। कौन सा विकल्प हमें वक्र दे रहा है, विकल्प बी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प बी वक्र। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रश्न 9 में हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 बीसी में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात क्या था। विकल्प ए है 1:3:4, विकल्प बी है 4:2:1, विकल्प सी है 4:4:1, विकल्प डी है 4:3:2। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही इजीली मैं आपको इसको समझा दूंगा। बच्चों इसमें पूछा है सिंधु घाटी की सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात क्या था। तो बच्चों ईंट जो होती है वो किस आकार की होती है। ईंट आप सभी ने देखा होगा, घरों को मकानों को बनाने में काम आती है ईंट। और ईंट जो है घनाभ के आकार की होती है, इस आकार की होती है, घनाभ के आकार की, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात था 4:2:1। यहाँ पे एल बी एच, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ, एच मतलब हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लेंथ एल जो है लंबाई थी 4, और बी ब्रेड्थ चौड़ाई थी 2, और एच हाइट थी 1, ऊंचाई। तो जो अनुपात था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वो क्या था, 4:2:1। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4:2:1। कौन सा विकल्प हमें 4:2:1 दे रहा है, विकल्प बी दे रहा है 4:2:1। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी 4:2:1। बच्चों आपको इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, तो बस इसको उल्टा देखिए 1 2 4, 1 2 4, 1 2 का 4 होना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। और किसी विकल्प में 1 2 4 नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो उससे आप उत्तर को निकाल सकते हैं। तो अनुपात होगा 4:2:1, और आप याद कैसे कर सकते हैं, 1 2 का 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी 4:2:1। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 10 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 10 में हमसे पूछा गया है पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है। पिरामिड जो होता है एक ठोस आकृति है जिसका आधार किस आकृति का होता है। विकल्प ए में पूछा है केवल त्रिभुज होता है, विकल्प बी है केवल वर्ग होता है, विकल्प सी है केवल आयत होता है, विकल्प डी है कोई भी बहुभुज हो सकता है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। आइए बच्चों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पिरामिड के बारे में पता होना आवश्यक है। बच्चों पिरामिड इस आकृति का होता है, ऐसा दिखता है पिरामिड। पिरामिड के बारे में आपने इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पिरामिड जो है मिस्र में पाए जाते हैं, इजिप्ट में पाए जाते हैं। तो पिरामिड का आकार इस प्रकार का होता है। हमसे पूछा है पिरामिड एक ठोस आकृति जिसका आधार होता है, तो हमें बताना है पिरामिड का आधार किस आकृति का होता है। हमने देखा बच्चों पिरामिड का आकार किस प्रकार का होता है। अब बच्चों पिरामिड के आधार की बात कर लेते हैं। तो पिरामिड का आधार जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग के आकार का भी हो सकता है, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है, आयत के आकार का भी हो सकता है, हेक्सागोनल आकार का भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा पिरामिड है उसका जो आधार है वो अलग अलग आकार का हो सकता है। तो केवल त्रिभुज उत्तर नहीं हो सकता हमारा, केवल वर्ग नहीं हो सकता, केवल आयत नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कोई भी बहुभुज। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, कोई भी बहुभुज। तो पिरामिड एक ठोस आकृति जिसका आधार क्या हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है।
तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया विकल्प डी, कोई भी बहुभुज। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 11 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये बच्चों। प्रश्न 11 में हमसे पूछा है, एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं। जो एक पिरामिड होता है उसके पास फलक किस आकार के होते हैं? विकल्प ए है त्रिभुज के आकार के, विकल्प बी है वर्ग के आकार के, विकल्प सी है बहुभुज के आकार के और विकल्प डी है समलंब के आकार के। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, प्रश्न 11 को हल करने के लिए हमें पिरामिड के बारे में पता होना चाहिए। पिरामिड किस आकार का होता है? तो बच्चों, पिरामिड इस तरह दिखता है। इसके बारे में आपने इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा कि मिस्र में पिरामिड होते हैं, इजिप्ट में पिरामिड होते हैं। तो पिरामिड इस आकार के होते हैं और हमसे पूछा है कि पिरामिड के पार्श्व फलक किस आकार के होते हैं। तो आइए अब हम बताएंगे कि पिरामिड के पार्श्व फलक किस आकार के होते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया कि पिरामिड जो है इस आकार का होता है। अब हमें बताना है पिरामिड के पार्श्व फलक यानी कि साइड फेसेस किस आकार के होते हैं। तो बच्चों, पिरामिड होता है, उसका नीचे बेस होता है और जो साइड में फलक होते हैं, जो साइड के फेसेस होते हैं, उन्हें पार्श्व फलक कहते हैं। तो आप देखेंगे पिरामिड का बेस किसी भी आकार का हो, इसके जो साइड फेसेस हैं वो सभी क्या है, त्रिभुज के आकार के हैं। सभी साइड फेसेस, सभी पार्श्व फलक त्रिभुज के आकार के हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों त्रिभुज। कौन सा विकल्प त्रिभुज दे रहा है? विकल्प ए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प ए त्रिभुज। पिरामिड के पार्श्व फलक त्रिभुज के आकार के होते हैं। तो विकल्प ए सही है, त्रिभुज। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 12 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रश्न 12 में हमसे पूछा है, यह ज्ञात है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 प्लस जेड होगा। यूक्लिड की अभिग्रहित जो इस कथन को स्पष्ट करती है निम्नलिखित है। हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई बराबर 10 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 प्लस जेड होगा, ये हम जानते हैं। तो ये यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित है जिससे ये कथन स्पष्ट होता है? विकल्प ए है पहली अभिग्रहित, विकल्प बी है दूसरी अभिग्रहित, विकल्प सी है तीसरी अभिग्रहित, विकल्प डी है चौथी अभिग्रहित। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। हल कर लेते हैं इस प्रश्न को बच्चों, समझ लेते हैं। हम कहा गया है यदि x प्लस वाई बराबर 10 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 प्लस जेड होगा। ये यूक्लिड का कौन सा अभिग्रहित है? तो हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 10। अब दोनों तरफ जेड जोड़ने पर x प्लस वाई में जेड जोड़ा तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, दाईं तरफ भी जेड जोड़ना पड़ेगा तो 10 प्लस जेड हो गया। ये यहाँ पर जेड बराबर को बराबरों में जोड़ा गया है। अब देखिए x प्लस वाई 10 के बराबर है, इसमें एक बराबर जेड को जोड़ा गया है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो यहाँ बराबरों को बराबरों में जोड़ा गया है। बराबरों मतलब जेड को बराबरों यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 में जोड़ा गया है। बच्चों, यूक्लिड का जो दूसरा अभिग्रहित था वो कहता है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बराबरों को बराबर में जोड़ा है तो पूर्ण भी बराबर होंगे। जैसे x प्लस वाई 10 के बराबर है, इसमें हमने जेड को जोड़ा x प्लस वाई में और 10 में भी जेड को जोड़ा तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कहता है यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमसे पूछा है कि ये यूक्लिड का कौन सा अभिग्रहित है। तो यूक्लिड का कौन सा अभिग्रहित है? ये दूसरा अभिग्रहित। तो कौन सा विकल्प हमें दूसरा अभिग्रहित दे रहा है? विकल्प बी। विकल्प बी में लिखा है दूसरी अभिग्रहित। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प बी, दूसरी अभिग्रहित। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 13 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रश्न 13 में हमसे पूछा है, प्राचीन भारत में मतलब भारत में बहुत पहले घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आकार होते थे। घरेलू पूजा कार्य में मतलब घर में जो पूजा कार्य किए जाते थे, घर में जो पूजा की जाती थी उसमें जो प्रयोग में आने वाली वेदियां होती थी वो किस आकार की होती थी? विकल्प ए है वर्ग और वृत्त, विकल्प बी है त्रिभुज और आयत, विकल्प सी है समलंब और पिरामिड, विकल्प डी है आयत और वर्ग। तो हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। वेदियों से आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि जैसे जो यज्ञ वगैरह करते थे, तो घरेलू पूजा में जो यज्ञ वगैरह करते थे, जो पूजा करते थे वो किस आकार के होते थे, ये पूछा है। तो हमें इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर को बताना है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो घरेलू पूजा कार्य होते थे तो वेदियां कैसी दिखती थी। तो देखिए जो वेदियां होती थी, जो हवन कार्य वगैरह होते थे वो इस तरह के होते थे। तो देख के वैसे तो आप बता ही सकते हो कि ये वर्ग और वृत्त के आकार के हैं।
अब इस प्रश्न को हम आगे हल कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में जो वेदियां होती थी वो इस आकार की होती थी, व्रत और ये जो वर्ग इस आकार की वेदियां होती थी, घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाती थी। बच्चों, अब हमने देख लिया कि प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियां इन आकार की होती थी, वर्ग और व्रत के आकार की। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक काल में वर्गाकार और वृत्ताकार यानी वर्ग के आकार की और व्रत के आकार की वेदियां घरेलू पूजा के कार्यों में प्रयोग की जाती थी। और यही हमसे पूछा है कि प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आकार होते थे। तो क्या उत्तर होगा हमारा? वर्गाकार और वृत्ताकार, यानी कि वर्ग के आकार की और व्रत के आकार की, यानी कि वर्ग और व्रत। तो वर्ग और व्रत कौन सा विकल्प है हमारा? विकल्प ए में दिया गया वर्ग और व्रत। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प ए वर्ग और व्रत, यानी कि प्राचीन भारत में यानी कि वैदिक काल में वर्ग के आकार की और व्रत के आकार की वेदियां जो है घरेलू पूजा के कार्यों में प्रयोग की जाती थी। आप इस फोटो को भी ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए वर्ग और व्रत। हमारे सामने बच्चों एमसीक्यू का प्रश्न 14 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 14 में हमसे पूछा है अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या है। अथर्ववेद में जो श्री यंत्र बना है उसमें एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। विकल्प ए है 7, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 9, विकल्प डी है 11। हमें बताना है इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें श्रीयंत्र के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों, इस तरह का होता है श्रीयंत्र, आपने कई बार देखा होगा पूजा पाठ जब होती है घर में, तो श्रीयंत्र का जो है इस तरह का दिखता है श्रीयंत्र। बच्चों, श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9 होती है। इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो अंतर्निहित है एक दूसरे से, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। कौन सा विकल्प 9 कह रहा है? विकल्प सी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी 9। तो आप याद कर लीजिए, श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प सी 9। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 15 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। यूनानियों ने निम्नलिखित पर बल दिया। यूनानी जो थे उन्होंने किस पर बल दिया था? ए है आगमन तर्कण, बी है निगमन तर्कण, सी है ए और बी यानी कि आगमन तर्कण और निगमन तर्कण दोनों, डी है ज्यामिति का व्यवहारिक प्रयोग। तो हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना होगा। यूनानियों की रुचि अपने द्वारा खोजे गए कथनों की निगमन तर्कण द्वारा सत्यता स्थापित करने में थी। तो यूनानियों ने किस पर बल दिया? निगमन तर्कण पर बल दिया था। कौन सा विकल्प हमें निगमन तर्कण दे रहा है? विकल्प बी दे रहा है निगमन तर्कण। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प बी निगमन तर्कण। यूनानियों ने निगमन तर्कण पर बल दिया था। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 16 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुजों और समलंबों से संयोजित आकारों की वेदियां निम्नलिखित में प्रयोग होती थी। विकल्प ए है सार्वजनिक पूजा स्थल, विकल्प बी है घरेलू पूजा कार्य, विकल्प सी है ए और बी दोनों यानी कि सार्वजनिक पूजा स्थल में भी और घरेलू पूजा कार्यों में भी, और विकल्प डी है ए, बी और सी में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है चारों में से सही विकल्प कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। प्राचीन भारत में या कहें वैदिक काल में सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के समायोजनों के आकार की वेदियों के प्रयोग की आवश्यकता होती थी। और यही हमसे प्रश्न पूछा है कि प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुजों और समलंबों से संयोजित आकारों की वेदियां कहाँ प्रयोग होती थी? कहाँ प्रयोग होती थी? सार्वजनिक पूजा स्थलों पर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों सार्वजनिक पूजा स्थल। कौन सा विकल्प दे रहा है हमें सार्वजनिक पूजा स्थल? विकल्प ए दे रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए सार्वजनिक पूजा स्थल। तो सार्वजनिक पूजा स्थल में जो वेदियां होती थी वो किस आकार की होती थी? आयतों, त्रिभुजों और समलंबों से संयोजित आकार की होती थी। और बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो घरेलू पूजा कार्य होते थे उसकी वेदियां किस आकार की होती थी? व्रत या फिर वर्ग के आकार की होती थी। व्रत और वर्ग के आकार की होती थी। तो यहाँ पर हमें बोला है त्रिभुजों, आयतों और समलंबों से संयोजित आकार की वेदियां, तो वो कहाँ पर प्रयोग होती थी? सार्वजनिक पूजा स्थलों पर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए सार्वजनिक पूजा स्थल। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 17 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे पूछा है
यूक्लिड निम्नलिखित देश का वासी था। यूक्लिड, जिनके नाम पर यह अध्याय है, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, वो किस देश के वासी थे? विकल्प ए है बेबीलोनिया, विकल्प बी है मिस्र, विकल्प सी है यूनान, विकल्प डी है भारत। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। वैसे तो बच्चों हम जानते हैं कि भारत देश के निवासी तो नहीं थे यूक्लिड, तो विकल्प डी तो नहीं होगा। हम देख लेते हैं विकल्प ए, बी और सी में से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों ये तो याद करने वाला ही प्रश्न है जो हमें याद होना भी चाहिए। यूक्लिड जो महान गणितज्ञ थे वो यूनान देश के वासी थे, तो आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए यूक्लिड जो है यूनान देश के वासी थे। तो कौन सा विकल्प यूनान दे रहा है? विकल्प सी दे रहा है यूनान। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प सी यूनान। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया विकल्प सी यूनान। अब हमेशा के लिए याद कर लीजिए यूक्लिड जो थे यूनान देश के वासी थे। यूक्लिड जो थे वो यूनान देश के वासी थे। तो विकल्प सी यूनान ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब वैसे भी याद करने का एक तरीका बस बता देते हैं, यूक्लिड यू है और यूनान भी यू है, तो ऐसे भी अगर आप थोड़ा बहुत भूलें तो इससे आपको याद आ सकता है। तो विकल्प सी जो है यूनान वो सही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का। यूक्लिड जो थे यूनान देश के वासी थे। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 18 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। थेल्स निम्नलिखित देश का वासी था। जो थेल्स थे गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थेल्स जो थे वो निम्नलिखित में से कौन से देश के वासी थे? विकल्प ए है बेबीलोनिया, विकल्प बी है मिस्र, विकल्प सी है यूनान, विकल्प डी है रोम। तो हमें बताना है इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों ये भी याद करने जैसा ही प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न 17 में हमने याद किया था यूक्लिड जो थे वो यूनान के निवासी थे। इसी तरह बच्चों जो थेल्स जो थे वो भी यूनान देश के ही वासी थे। तो यूक्लिड और थेल्स दोनों ही कहाँ के वासी थे? यूनान देश के वासी थे। तो कौन सा विकल्प में यूनान दे रखा है? विकल्प सी में दे रखा है यूनान। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी यूनान। तो थेल्स जो थे वो यूनान देश के वासी थे। तो आप याद कर लीजिए यूक्लिड और थेल्स दोनों ही यूनान देश के वासी थे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों विकल्प सी यूनान। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 19 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 19 में हमसे पूछा है पाइथागोरस एक विद्यार्थी था। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय जिन्होंने बनाई थी पाइथागोरस ने, वो किन के विद्यार्थी थे? उनके गुरु का नाम क्या था? विकल्प ए है थेल्स, विकल्प बी है यूक्लिड, विकल्प सी है ए और बी दोनों, यानी कि थेल्स और यूक्लिड दोनों उनके गुरुजी थे, और विकल्प डी है आर्किमिडीज। तो हमें बताना है कि पाइथागोरस किसके विद्यार्थी थे इनमें से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय को आप जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे तो उनके गुरुजी का नाम भी पता होना बहुत आवश्यक है। तो पाइथागोरस जो थे वो थेल्स का एक विद्यार्थी था। थेल्स जो महान गणितज्ञ थे उनके ही छात्र थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस किसके विद्यार्थी थे? थेल्स के। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा थेल्स। कौन सा विकल्प थेल्स कह रहा है? विकल्प ए थेल्स का। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों विकल्प ए थेल्स का। तो आप याद रख लीजिए पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के विद्यार्थी थे। पाइथागोरस थेल्स के विद्यार्थी थे। थेल्स एक महान गणितज्ञ थे जो कि पाइथागोरस के गुरुजी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए थेल्स का। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 20 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रश्न 20 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है, और निम्नलिखित में से किसको प्रूफ की आवश्यकता होती है। विकल्प ए है प्रमेय थ्योरम, विकल्प बी है अभिग्रहित, विकल्प सी है परिभाषा डेफिनेशन, विकल्प डी है अभिधारणा। तो हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प को उपपत्ति यानी कि प्रूफ की आवश्यकता होती है। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता है कि जो प्रमेय होती है उसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, उसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है। हम सभी प्रमेयों को प्रूफ करते हैं तो सभी प्रमेयों को उपपत्ति की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं प्रमेय को उपपत्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है, तो उत्तर क्या होगा? प्रमेय। कौन सा विकल्प प्रमेय दे रहा है? विकल्प ए दे रहा है प्रमेय। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए प्रमेय। तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए जो प्रमेय होते हैं उनको उपपत्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रूफ की आवश्यकता होती है। बाकी अभिग्रहित, परिभाषा और अभिधारणा को उपपत्ति यानी कि प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है प्रमेय, विकल्प ए प्रमेय। प्रमेय को उपपत्ति की आवश्यकता होती है। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 21 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 21 में हमसे पूछा है यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। तो यूक्लिड का जो कथन है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके रूप में दिया गया है?
विकल्प ए है एक अभिग्रहित, विकल्प बी है एक परिभाषा, विकल्प सी है एक अभिधारणा, विकल्प डी है एक उत्पत्ति। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों इस प्रश्न को समझ लेते हैं। यूक्लिड की जो चौथी अभिधारणा थी वो थी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अध्याय 5 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा है। तो यूक्लिड की जो चौथी अभिधारणा है वो कहती है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और यही हमसे पूछा है यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित के रूप में दिया गया। किस रूप में दिया गया? अभिधारणा के रूप में दिया गया। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा एक अभिधारणा। कौन सा विकल्प एक अभिधारणा दे रहा है? विकल्प सी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी एक अभिधारणा। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये यूक्लिड ने एक अभिधारणा के रूप में हमें बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों विकल्प सी एक अभिधारणा। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 22 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न 22 में हमसे कहा गया है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। रेखा समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। विकल्प ए है एक अभिग्रहित, विकल्प बी है एक परिभाषा, विकल्प सी है एक अभिधारणा, विकल्प डी है एक उत्पत्ति। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। ये समांतर रेखाओं की एक परिभाषा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती तो वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती क्या है? एक परिभाषा है किसकी? समांतर रेखाओं की, कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये समांतर रेखाओं की एक परिभाषा है। तो जो प्रश्न में पूछा है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया। किस रूप का दिया गया? एक परिभाषा के रूप का। तो कौन सा विकल्प एक परिभाषा दे रहा है? विकल्प बी दे रहा है एक परिभाषा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प बी एक परिभाषा। ये समांतर रेखाओं की परिभाषा है कि रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। ये समांतर रेखाओं की परिभाषा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी एक परिभाषा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।